हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन चैप्टर सीरीज। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के भयानक वॉर में सब जगह पर तबाही शुरू है और सब जगह पर अलग अलग बैटल शुरू हो गई है। और आज के चैप्टर में हम और एक ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में जानेंगे। तो विदाउट फर्दर अडो चलो चलते हैं आज के इस चैप्टर में। तो दोस्तों, अभी वेस्ट के साइड से वेस्टरलैंड्स के हाउसेस की आर्मी यानी कि लैनिस्टर्स की जो आर्मी थी वो अभी धीरे धीरे हैरनहेल की तरफ आने लगी थी और वो आते आते बीच में गोल्डन टूथ के यहाँ पे रुके हुए थे। ये गोल्डन टूथ मतलब हाउस लेफर्ड का कैसल था जो कि हाउस लैनिस्टर के बैनरमैन है। यहाँ पर गोल्डन टूथ में हाउस लेफर्ड के लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड मैसिव वेस्टरलैंड्स के आर्मी को होस्ट करते हैं। बड़े आर्मी के सामने यहाँ पर लॉर्ड जेसन लैनिस्टर और हम्फ्री लेफर्ड एक अच्छा खासा भाषण वगैरह देते हैं। बट उन दोनों से इंपॉर्टेंट इस बड़े आर्मी का कमांडर था लॉर्ड एड्रियन टारबैक। वैसे तो कहने के लिए पूरे आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड था लॉर्ड जेसन लैनिस्टर, बट एक्चुअल में इस पूरे आर्मी को बैटल में कमांड करने वाले थे लॉर्ड एड्रियन टारबैक। तो एक्चुअली दोस्तों, हमने इस जेसन लैनिस्टर को हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में भी देखा था। ये जेसन लैनिस्टर मतलब और कोई नहीं बट रेनिरा को हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में इम्प्रेस करने वाला लैनिस्टर बंदा है। This is why men wage war, because a woman would never be ready for the battle in time. तो यहाँ पर गोल्डन टूथ में इन तीनों लॉर्ड्स की एकदम अच्छे से मीटिंग होती है। वो प्लानिंग करने लगते हैं कि हम हैरनहेल के तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से हम क्विकली आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड सजेशन देके कहते हैं कि अगर उनकी आर्मी रिवर रोड को फॉलो करती रहेगी तो वो एकदम घुमा फिरा कर लंबे रास्ते से हैरनहेल को पहुंचेंगे, और वैसा अगर वो करते हैं तो उन्हें पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा दिन लगेंगे। इसीलिए लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें रेड फोर्क के नदी की क्रॉसिंग करनी होगी। लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड को रेड फोर्क के नदी में एक ऐसा पॉइंट पता था जहां पर नदी थोड़ी सी नैरो थी। तो लॉर्ड हम्फ्री के मुताबिक उस पॉइंट पर रेड फोर्क के नदी को कई सारे मेन एट आर्म्स एकदम आसानी से स्विम करके क्रॉस कर सकते हैं, और इवन वहां पर कुछ छोटे मोटे जहाज रखे गए हैं जो आसानी से सिर्फ 3 से 5 दिनों में घोड़ों को वो नदी क्रॉस करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर रेड फोर्क नदी को क्रॉस करके अगर वेस्टरलैंड्स की आर्मी जाती है तो वो जल्द से जल्द हैरनहेल को पहुंचेंगे। और लॉर्ड हम्फ्री के इसी सजेशन को लॉर्ड जेसन लैनिस्टर और लॉर्ड एड्रियन टारबैक मानते हैं। तो इसी डिसीजन के साथ साथ वेस्टरलैंड के हाउसेस की मैसिव आर्मी निकलती है हैरनहेल के तरफ। कुछ ही दिनों के बाद में वो रेड फोर्क के नदी के यहाँ पे पहुंचते हैं और उस नदी की क्रॉसिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो घोड़ों को यानी कि मैसिव कैवरली को क्रॉस किया जाता है और फिर धीरे धीरे कई सारे मेन एट आर्म्स रेड फोर्क के नदी को क्रॉस करते हैं। इवन जेसन लैनिस्टर और हम्फ्री लेफर्ड भी नदी को क्रॉस करते हैं और वो दूसरे तरफ जाके वहां पे जितने भी लोग पहुंचे थे उनका बराबर से मैनेजमेंट करने लगते हैं। तो यही कुछ 2 दिनों तक ऐसी ही क्रॉसिंग शुरू रहती है और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मेन एट आर्म्स ने रिवर को क्रॉस किया था। लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड की प्लानिंग एकदम अच्छे से शुरू ही थी, बट इतने में वहां पर होता है एक भयानक ब्लैक्स आर्मी का अटैक। आखिर कौन से हाउसेस ने यहाँ पर ब्लैक्स के झंडे लहराकर अटैक किया था और इन हाउसेस को पता ही कैसे चला कि इस समय पर ग्रीन्स की आर्मी रेड फोर्क के नदी को इसी जगह से क्रॉस करने वाली है? तो अभी ये मामला जानने के लिए हम चलते हैं हैरनहेल। सो बैटल ऑफ द बर्निंग मिल जीतने के बाद में डेमन टारगेरियन पिछले 1.5 महीने से हैरनहेल में ही रुका था। यहाँ पर हैरनहेल में डेमन के साथ साथ ही हाउस वैंस के लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस और हाउस पाइपर के लॉर्ड पीटर पाइपर भी मौजूद थे। तो ये तीनों भी अलग अलग बैटल्स का प्लानिंग वगैरह करते रहते थे और वो सोचते रहते थे कि आगे उनके प्लान्स क्या होंगे। उन्होंने रिसेंटली ट्विंस के हाउस फ्रे से और रिवेंट्री हॉल के हाउस ब्लैकवुड से वापस मदद मांगी थी कि वो वापस वहां पर हैरनहेल में आके उन्हें ज्वाइन करे। तो इसी तरीके से उनके दिन गुजर रहे थे और इसी में वहां पर बस एक ही हफ्ते में 2 रेवंस आ जाते हैं, और इन 2 रेवंस के वजह से डेमन को 2 इंपॉर्टेंट न्यूज पता चलती है। इसमें एक तो बुरी खबर थी बट एक बहुत ही अच्छी खबर थी जो इस पूरे आने वाले वॉर का नक्शा बदल देती है। तो सबसे पहले रेवन में तो डेमन को पता चलता है
कि नीचे साउथ में बैटल ऑफ द हनी वाइन करके कुछ बैटल हुई थी और उसमें ब्लैक्स के तरफ से लॉर्ड थोडियस रोवन लड़े थे, बट उस बैटल में डेरॉन के टेसारियन के वजह से ब्लैक्स की आर्मी बहुत ही बुरी तरीके से जल के हार गई थी। तो ये एक सैड न्यूज डेमोन को पहले पता चलती है, बट देन दूसरे रेवन में डेमोन को पता चलता है कि साउथ में किंग्स लैंडिंग से एमोंड और क्रिस्टन कोल और वेस्ट में से जेसन लैनिस्टर, हम्फ्री लेफोर्ड और एड्रियन टारबैक, ऐसे दोनों जगहों से अलग अलग लॉर्ड्स उनकी उनकी बड़ी बड़ी आर्मीज लेके सीधा हैरेनहेल पे अटैक करने लगे हैं। अब डेमोन को इस इंफॉर्मेशन का रेवन एग्जैक्टली किसने भेजा वो पता नहीं। बुक में हमें बस इतना ही बताया गया है कि डेमोन के किंग्स लैंडिंग में अब भी कुछ कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और उन्हीं कुछ खुफिया कॉन्टैक्ट्स ने डेमोन को ये रेवन भेजा था और उसे इतला किया था कि दो दो आर्मीज उसके तरफ अभी मार्च करने लगी है। अभी ऐसे दो दो आर्मीज हैरेनहेल पे अटैक करने लगी है, ऐसा डेंजरस रेवन पढ़ने के बाद में बाकी किसी की थोड़ी फट जाए, बट शातिर डेमोन तो वहां पर सबके सामने हंस देता है। डेमोन हंस के बस कहता है, ओ अबाउट टाइम। अब डेमोन के दिमाग की घंटी बजने लगी थी और उसके दिमाग में कई सारे भयानक आइडियाज आई थी जो आगे वॉर का रुख बदल देने वाली थी। जैसे ही डेमोन को पता चलता है कि उसके यहाँ पर दो दो आर्मीज अभी अटैक करने वाली है, तो सबसे पहले डेमोन पीटर पाइपर और ट्रिस्टन वैंस को बता देता है कि वो जितने भी यहाँ पर हैरेनहेल में मेन एट आर्म्स और नाइट्स मौजूद है उन्हें लेके वो सीधा रेड फोर्क के यहाँ पर चले जाए। तो यहाँ पर लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस को एकदम ही अच्छी तरीके से पता था कि रेड फोर्क के नदी पर एकदम अच्छे से क्रॉसिंग की कहां पे जाती है, और उन्हें ये इसलिए पता था क्योंकि लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस क्रॉसिंग के नजदीकी बसे हुए कैसल वेफेरर्स रेस्ट के लॉर्ड थे, तो उन्हें अपने कैसल के आसपास का पूरा इलाका अच्छे से मालूम ही था। तो इसी के साथ साथ सिर्फ यही कुछ 2000 मेन एट आर्म्स ब्लैक्स के लेके लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस और लॉर्ड पीटर पाइपर निकलते हैं रेड फोर्क के क्रॉसिंग के यहाँ पे। उनकी पूरी आर्मी दिन रात मार्च करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच पाए, और इवेंचुअली यही कुछ 5 दिनों के बाद में उनकी ब्लैक्स की आर्मी क्रॉसिंग के यहाँ पे पहुंचती है और वो सामने देखते हैं कि ग्रीन्स की आर्मी इस समय पर क्रॉसिंग ही कर रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर शुरू हो जाती है बैटल ऑफ द रेड फोर्क। ट्रिस्टन वैंस जैसे ही बैटल अलार्म्स बजा देते हैं तो ब्लैक्स क्वीन रेनिरा का नाम लेके सभी ब्लैक्स के मेन एट आर्म्स ग्रीन्स पर तूफानी हमला करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लैनिस्टर्स की वेस्टर्न मेन की आर्मी ऑलमोस्ट 20,000 की स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि उनकी आर्मी ब्लैक्स से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज्यादा थी। बट रेड फोर्क नदी के एक साइड में अभी सिर्फ 50% ही लोग आए थे और नदी के दूसरे तरफ अभी भी 50% लोग जो इस बैटल में एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। पीटर पाइपर और ट्रिस्टन वैंस ने इसी सिचुएशन का एकदम अच्छे से फायदा उठाया और सब जगह से वो अनप्रिपेयर्ड ग्रीन्स के आर्मी पे टूट पड़े। पिंक मेडन के पीटर पाइपर और वेफेरर्स रेस्ट के ट्रिस्टन वैंस को वो पूरा इलाका एकदम ही अच्छी तरीके से पता था और उन्होंने बराबर से बैटल प्लानिंग करके लैनिस्टर्स के सोल्जर्स को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कई सारे आर्चर्स और क्रॉसबो मैन को तैनात कर दिया और उन्होंने भर भर के पानी में एरोज छोड़े। ऑलमोस्ट 500 से 1000 मेन एट आर्म्स तो पानी में ही बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे और रेड फोर्क की नदी बस कुछ ही घंटों में इस बैटल के वजह से ग्रीन्स के ब्लड से रेड होने लग गई थी। यहाँ पर तूफानी बैटल शुरू थी, बट लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड और लॉर्ड जेसन लैनिस्टर इस बैटल को फाइट करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। उनके पूरे आर्मी का असली बैडएस लॉर्ड एड्रियन टारबैक अभी भी नदी के दूसरे तरफ था और उसी वजह से ग्रीन्स के आर्मी को जेसन लैनिस्टर को ही लीड करना पड़ रहा था। वैसे तो एकदम जोश में आकर जेसन ने अच्छी तरीके से ग्रीन्स को लीड करना शुरू तो किया था, बट एक बार वो अपने बटालियन को लीड करने के लिए जाता है तो आउट ऑफ नोवेयर ब्लैक्स के एक मरे हुए नाइट के स्क्वायर ने जेसन लैनिस्टर पर हमला किया और उस नूब जेसन को मार गिराया। जेसन लैनिस्टर्स के अचानक से मरने के बाद में लैनिस्टर आर्मी की थोड़ी फट जाती है, बट वो एकदम पीछे नहीं हटते क्योंकि हम्फ्री लेफर्ड अभी भी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे और उनके कई सारे नाइट्स अभी थोड़ा क्यों ना हो ब्लैक्स के आर्मी पर हावी होने लग गए थे। वैसे तो अभी बैटल यहाँ पर थोड़ी
थोड़ी सी इक्वल शुरू थी, बट अभी धीरे धीरे क्यों ना हो रेड फोर्क नदी के दूसरे साइड से कई सारे ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स इस साइड में आ गए थे और ग्रीन्स की तादाद अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसी में एरोस के बौछार के बीच में से एकदम बैडएस तरीके से लॉर्ड एड्रियन टारबैक भी स्विम करके दूसरे साइड में आ जाते हैं और उन्हें एक जगह पर लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस फाइट करते हुए दिखता है। जैसे ही लॉर्ड एड्रियन ये देखते हैं तो वो सीधा ट्रिस्टन वैंस पर अटैक करते हैं और लॉर्ड ट्रिस्टन को कुछ भी समझने के पहले ही लॉर्ड एड्रियन टारबैक लॉर्ड ट्रिस्टन वैंस के पीठ में जोर से अपनी तलवार घुसेड़ते हैं। लॉर्ड एड्रियन टारबैक ने वहां पे ट्रिस्टन वैंस को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया और उनकी मौत जैसे ही हुई ग्रीन्स की आर्मी ब्लैक्स पर हावी होने लगती है। इस समय अभी ब्लैक्स के आर्मी में कोई भी बैटल कमांडर नहीं रहा था और ऑलमोस्ट 15,000 स्ट्रॉन्ग की ग्रीन्स की आर्मी इजीली यही कुछ 1500 ब्लैक्स के आर्मी को कुचलने लग गई थी। बूढ़े लॉर्ड पीटर पाइपर ऑब्वियसली इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि वो अभी इस समय पर ऑलमोस्ट 75 साल के हो गए थे। वो दूर से ही इस बैटल की प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें वहां पर दूर से ही समझ में आता है कि अभी ये बैटल जीतना ब्लैक्स के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए लॉर्ड पीटर पाइपर अपने पूरे बचे कुचे आर्मी को रिट्रीट करने का आदेश देते हैं और वो सीधा अपने बचे कुचे मेन एट आर्म्स और नाइट्स के साथ में वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही टाइम में वहां पर ब्लैक्स का कोई भी मेन एट आर्म नजर नहीं आता। ब्लैक्स के सभी मेन एट आर्म्स और नाइट्स वहां से भाग गए थे। ब्लैक्स के आर्मी को इस तरीके से भागते हुए देख के लॉर्ड एड्रियन टारबैक अगर चाहते तो उनका पीछा कर सकते थे, बट वो वैसा नहीं करते क्योंकि उन ब्लैक्स के सोल्जर्स का पीछा करके उनको ढूंढ ढूंढ के मारना ये अभी ग्रीन्स का मकसद नहीं था। लॉर्ड एड्रियन टारबैक यहाँ पर समझते थे कि उनके आर्मी को जल्द से जल्द हैरेनहेल को पहुंचाना यही उनका फर्ज है ताकि वो वहां पर आने वाले एमोंड और क्रिस्टन कोल के आर्मी को मदद कर सके। सो इसीलिए वो अपने पूरे बचे हुए आर्मी को हैरेनहेल की तरफ जाने का आदेश देते हैं। सो इस बैटल ऑफ रेड फोर्क के बाद में अभी भी ग्रीन्स के पास में यही कुछ 17 to 18,000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी बाकी थी, बट उनके ऑलमोस्ट 5 to 6,000 मेन एट आर्म्स और कई सारे नाइट्स मारे गए थे। उन सभी मरने वाले मेन एट आर्म्स में ज्यादातर मेन एट आर्म्स लैनिस्टर्स के ही थे और ये बैटल हारने के बाद भी एक तरीके से ब्लैक्स ने ग्रीन्स को काफी डैमेज कर दिया था। तो इस बैटल ऑफ द रेड फोर्क में से भागने के बाद में इवेंचुअली आगे चल के ब्लैक्स की आर्मी एक जगह पर रुकती है और पूरे ब्लैक्स के आर्मी में सब जगह पर एक बंदा बहुत फेमस होता है, द स्क्वायर हु किल्ड जेसन लैनिस्टर। इंट्रोड्यूसिंग पेट द लॉन्गलीफ। तो ये पेट एक्चुअली एक लॉन्गलीफ नाम के छोटे से विलेज से बिलोंग करता था और ये कोई एकदम हाई बॉर्न किस्म का बंदा नहीं था। वो बस एक हेज नाइट का स्क्वायर था और उसे इस बैटल के जरिए ग्लोरी पानी थी और उसने वो पाके दिखाई। इसी पेट द लॉन्गलीफ ने जेसन लैनिस्टर को मार गिराया और उसके उस बहादुरी के लिए लॉर्ड पीटर पाइपर ने उसे सबके सामने वही के वही नाइट बनाया। जैसे ही पेट को नाइट बनाया जाता है तो सब लोग उसे लॉन्ग लिव द लायन स्लेयर करके कहने लगते हैं। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये बैटल एट द रेड फोर्क का चैप्टर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है और मैं अभी एवरी अल्टरनेट डे चैप्टर्स अपलोड करते ही रहूंगा। तो नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपका कोई चैप्टर मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। चाओ।